Hello students, let's begin with our 12th chapter of business studies, that is last chapter, and it is consumer protection. So consumer protection mainly what we will discuss that who actually is the consumer under the definition and क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, क्या रिलीफ मेजर्स है, क्या स्टेप्स है एंड क्या कंज्यूमर के पार्ट पे उनकी राइट्स उनके पास अवेलेबल है. सो वील डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. फर्स्टली वील कवर दैट हु इज़ कंज्यूमर, कि हम कंज्यूमर किसको कहते हैं. एक्चुअली में कंज्यूमर इज़ एनी पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज. But if we define properly, so any person who buys a good, कोई भी person जो कि good buy कर रहा है for any consideration, like in return he is making the payment or he is promising to make the payment, that अभी payment कर रहा है या फिर वो future में करेगा payment, he is using his credit card or debit card or other options, or he is partly paying and partly मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे. लाइक अभी उसने कुछ अमाउंट पे कर दिया एंड कुछ वो बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है जिससे कि वो ये एश्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि वो फ्यूचर में पे करेगा. तो कोई भी डेफर्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट जो भी वो अप्लाई कर रहा है, सो अंडर दैट फॉर दैट कंसिडरेशन ही इज़ बाइंग एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन विच कैन बी पेड, पार्टली पेड, promised to paid or any deferred system, so that person is known as consumer. Consumer is also included that if there is a particular user of a good, कंज्यूमर में पर्टिकुलरली हम बायर की बात कर रहे हैं, बायर ऑफ अ गुड, तो उस बायर ऑफ गुड में अगर कोई उस गुड को यूज़ कर रहा है, यूज़र भी है उस गुड का, तो वो भी डेफिनेशन में आएगा. दो दैट पर्सन हैज़ नॉट बॉट द गुड बट स्टिल ही इज़ यूजिंग द गुड एंड ही इज़ यूजिंग द गुड विद द परमिशन ऑफ द बायर. अगर वो बायर की परमिशन के साथ गुड को यूज़ कर रहा है तो वो भी उस कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा, बिकॉज फाइनली जो पर्सन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो इस डेफिनेशन में आता है. सो द इफ़ ही इज़ यूजिंग द गुड विद द परमिशन ऑफ बायर देन यूजर ऑफ गुड ऑल्सो कम्स अंडर दिस डेफिनेशन. बट इफ़ एनी पर्सन इज़ बाइंग गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पज, दैट पर्सन इज़ नॉट कवर्ड अंडर this definition. Similarly, any person who hires or avails any kind of services in consideration, he is paying for that service or he is promising to pay, or partly paying, partly he is making a promise, or he is applying any deferred system of payment, that person will cover under this definition. So with his permission, with the person who has availed the service, if he is availing the service, then other person is availing the service but the other person is paying. Suppose A is paying for the service, but the benefit that B is availing the benefit of that service, but B is availing the benefit with the permission of A, with the prior approval of A, then B will be also covered under the definition of consumer. That means it's not necessarily कि अगर A pay कर रहा है तो A ही उस service को consume करेगा. No doubt that A is paying but B is consuming that service बट विद द परमिशन ऑफ ए. अगर विदाउट ए की परमिशन से वो कर रहा है दैट इज़ नॉट कवर्ड, बट वो परमिशन के साथ कंज्यूम कर रहा है तो बी भी कंज्यूमर की, बी जो है वो फाइनल कंजम्पशन कर रहा है सर्विसेज की, तो ही विल कम अंडर दिस डेफिनेशन. सिमिलरली अगर वो सर्विसेज वो रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही हैं, अवेल कर रहा है, तो इन दैट केस ही विल नॉट बी कवर्ड एज कंज्यूमर. So this was the definition of consumer. Firstly, we have covered the case of goods and secondly, we have covered the case of service. Then significance of consumer protection. Why we need this consumer protection? इसकी importance क्यों है, क्यों consumers को protection की requirement होती है. Firstly, we'll cover from consumer point of view कि consumer के point of view से उनको ये protection की requirement क्यों है. कंज्यूमर इग्नोरेंस, एज वी नो दैट जो कंज्यूमर्स हैं वो मेनली इग्नोर होते हैं, उनको उनकी राइट्स नहीं पता होती हैं, दे डोंट नो अबाउट द मार्केट प्राइजेस क्या हैं, तो उनके इग्नोरेंस होने के कारण उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स. एक कंट्री में, एक सिटी में कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. तो वो जो एंड दे आर नॉट अवेयर एंड दे इग्नोर दिस थिंग टू, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ऐसी कंज्यूमर एजुकेशन को लेने से. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सच माल प्रैक्टिसेस.
Then is unorganized consumer. If we specifically talk about India, then consumer here is very unorganized. That means they don't plan their परचेजिंग डिसीजन, वो सिंपली जाते हैं एंड बाय कर लेते हैं, दे डोंट रीड एनी इंस्ट्रक्शंस और एनी अदर थिंग्स. तो उनका जो ये परचेजिंग होती है दिस इज़ इन वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं होती. दैट इज़ वाई प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर देम. देन इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. जो ये कंज्यूमर है इनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह, प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करना, डिस्क्रिमिनेशन करना. सो ऐसी प्रैक्टिसेस से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. अगर एक बिजनेस अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लेके अगर उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स. ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही वन टाइम उन्होंने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर लिया तो जो प्रॉफिट है फाइन, बट अगर उनको लॉन्ग टर्म में वो कस्टमर रिटेन करना है, उसकी रिपीट करनी है परचेजेस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सेटिस्फाई देम एंड दे शुड नॉट डू दीज माल प्रैक्टिसेस. तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर वो करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर कर रहे हैं तो उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होएगा उनको इससे. बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज. एज वी हैव स्टार्टेड इन +1 ऑल्सो कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन्स एक्सेट्रा, ऑल दिस कम फ्रॉम सोसाइटी. सो उसकी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर्स को फेयर प्राइजेस पे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे एंड कोई भी माल प्रैक्टिसेस वगैरह ना करे उनके साथ. Then is social responsibility. As we have studied that social responsibility is very important on the part of a businessman, because आजकल के जो consumers है वो अवेयर है, वो चेक करते हैं कि कौन सा बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं. तो बिजनेसेस के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके कि दे प्रोटेक्ट देयर कंज्यूमर्स, दे हैव ग्रीवियंस सेल्स सो दैट कंज्यूमर्स ईजिली अपनी ग्रीवियंस, अपनी कंप्लेंट, अपना फीडबैक दे सकें. सो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए फुलफिल करें. Then next is moral justification. अगर if we talk about our morals, our values that we have learned, तो as a businessman उसके लिए भी उसका moral क्या value बनती है कि उसको अपने consumers को exploit नहीं करना चाहिए, उनको उनकी rights aware करना चाहिए and fair practices continue करनी चाहिए उनके साथ. And last is government intervention. अगर बिजनेसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन इन देयर फंक्शनिंग, बट इफ़ दे आर वायलेटिंग दी पॉलिसीज़ एंड वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स कंप्लेंट करेंगे डेफिनेटली गवर्नमेंट को. तो इससे गवर्नमेंट उनके फंक्शनिंग में इंटरवेन करेगी एंड उनका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होएगा एंड लॉन्ग टर्म में नहीं रन कर पाएगा. सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ consumer protection from the viewpoint of consumers and from the viewpoint of businesses. Then there are some legal protection to consumers. Legal protection means some laws have been made by courts, by governments for these consumer protections. So first was Consumer Protection Act, that is very important and we will cover that too, and that was made in 1986. Consumer Protection Act was applied, it was implemented in 1986. Similarly, there are some other also laws like acts, Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act which specify guidelines regarding sales, Competition Act 2002, and there are few other acts also which are mainly there for directly or indirectly to protect the interest of the consumers. Then next is a very important thing we will study is rights of a consumer. What rights consumer have? Consumer have mainly 6 rights. उनके पास 6 rights होती है जिनका advantage वो ले सकते हैं. Firstly is right to safety. राइट टू सेफ्टी में मेनली क्या होता है, दे हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिस्की और हजार्डस टू देयर हेल्थ. वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें जो किसी भी वे में उनकी लाइफ या हेल्थ को डैमेज कर सकती हैं, तो उनको सेफ उनके अगेंस्ट उनको सेफ्टी मेजर्स मिलने चाहिए. दैट मीन्स कि लाइक इफ़ द गुड हैव अ चांसेस ऑफ बीइंग हजार्डस टू देयर लाइफ, तो इन दैट केस दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस. उनके पास राइट टू सेफ्टी है.
दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफर्ड कि वेन एवर वी आर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वी शुड बाय देम विद ISI मार्क, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है वो, कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं, सो दे विल नॉट बी hazardous. लाइक इफ़ वी आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, माइक्रोवेव और एनीथिंग, तो हमें ISI मार्क के ही लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर क्वालिटी वाइज अप्रूव्ड कि ये कल को लाइक अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज वगैरह हो रहा है तो ये लाइक इनमें कोई भी इससे hazardous कोई भी डैमेज नहीं होएगा प्रॉपर्टी को, लाइफ को या हेल्थ को. तो सेफ्टी उनके पास सेफ रहने का राइट है. अगर किसी प्रोडक्ट पे ये मार्क नहीं मिल रहा उनको तो दे कैन गो एंड कंप्लेंट अबाउट दैट. Otherwise we should prefer to buy everything with the mark, like electrical appliances ISI mark, similarly other products with their standardized mark. Then next right is right to be informed. इसमें मेनली क्या होता है कि दे शुड हैव द राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्म्ड मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, ये सब कुछ उनको इन्फॉर्म होना चाहिए. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन है वो क्या बोलती है कि पैकेज या लेबल पे ये सब इन्फॉर्मेशन हर प्रोडक्ट के लिए देना कंपल्सरी है अबाउट द डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड अदर डिटेल्स. Then is next right is right to choose. The consumer must have the right to choose among various brands. वो सभी ब्रांड्स के प्राइस, उनकी क्वालिटी, जो भी कलर स्पेसिफिकेशन है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेक करे, कंपेयर करे, एंड ही हैज़ द राइट टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू बाय. ऐसा कोई भी उनको शॉपकीपर नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता कि कंज्यूमर हैज़ टू बाय फ्रॉम देम ओनली. कंज्यूमर जो होते हैं वो डिफरेंट जॉब्स पे जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, एंड जो उनको सूटेबल लगता है अपने प्राइस, अपनी बजट, क्वालिटी एंड नीड्स के अकॉर्डिंग वो वही बाय करते हैं. सो दे हैव द राइट टू चूज़. कोई भी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है कि दे हैव टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप और पर्टिकुलर ओनर. Then is right to be heard. Next right is they have a right to be heard. If in case they have bought any product or they have consumed any service but it falls short of their satisfaction, like they are not dissatisfied with that product, if that product has caused some damage to their health or services have caused some damage, so they have the right to file a complaint in the court, and they have a right to be heard for that complaint. The court has to take a suitable action as soon as possible. So they have a right to heard. अगर उनके पास कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, डेफिशिएंसी लग रही है प्रोडक्ट में, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ये उनके पास लीगल राइट्स हैं. Then is right to seek redressal. आफ्टर फाइलिंग कंप्लेंट दे हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल, कि वो इस रिड्रेसल जो भी उनकी प्रॉब्लम हुई है उसकी कंपनसेशन वो डिमांड कर सकते हैं. इट रिड्रेसल कैन बी, रिड्रेसल मीन्स रिलीफ. रिलीफ कैन बी इन एनी वे. दे कैन, कोर्ट कैन आस्क द डीलर either to replace the product or to remove the defect or to refund the price, any measure, but they want redressal. That means they want some relief measures. So they have right for that thing if the product falls short of their expectation. Then last right is right to consumer education. It is very important that consumer should be made aware about all the other 5 rights that he is having. He should be aware about what are the current policies and what are the reliefs that are measured, that are available to him in case of goods and services. If he is having any complaint regarding any product, then which court he must go, which court he must refer for a particular value of goods and services. So he must be educated, he should be aware of such things and for other 5 rights that are available to him. So consumer should be educated in well manner regarding all the rights he is having and how he can leverage them. So these were rights of consumer. Then next is consumer responsibilities. So there are some responsibilities that consumer has to take care on his own hand, कि अपनी तरफ से भी उसको कुछ responsibilities का ध्यान रखना होता है that he is having. Firstly, make intelligent choice. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम कि जब भी वो चूज़ कर रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विस को, तो उसको इंटेलिजेंटली चूज़ करना चाहिए आफ्टर कंपेयरिंग विद अदर ब्रांड्स ऑल्सो, एंड जो बेस्ट उसके लिए ऑप्शन है उसको वहीं से उसको कंसिडर करना चाहिए बाय करने के लिए. बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि उसको स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को ही बाय करना है, बिकॉज
जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होती है वो एश्योरेंस देती है क्वालिटी की, कि जो गुड है वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से मीट करती है इफ़ दे आर हैविंग अ ISI मार्क और एनी अदर स्टैंडर्डाइज मार्क. सो दैट इज़ वाई स्टैंडर्डाइज गुड्स को बाय करना इज़ इम्पॉर्टेंट. Then read instructions carefully. Consumer must read all the instructions on the package or label carefully, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट है वो सब कुछ केयरफुली उसको ध्यान से रीड करना है. देन रीड इन्फॉर्मेशन ऑन द लेबल. जो लेबल पे इन्फॉर्मेशन दी है, प्राइस, MRP एंड ऑल, उसको क्लियरली लेबल पे इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इन डिटेल चेक करनी है बिफोर बाइंग. देन बी अवेयर. ही शुड बी अवेयर दैट ही इज़ गेटिंग अ फेयर डील. कहीं उससे ज़्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज हो रहा और कोई और माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए उसको अवेयर रहना है. देन ही शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो. कैश मेमो मीन्स होता है कि परचेज करने के बाद जो भी बिल है उसके लिए उसको डेफिनेटली इंश्योर करना है कि वो बिल उसको मिले, बिकॉज वो उसका प्रूफ है. कल को उसको कोई भी कंप्लेंट होएगी या उस ट्रांजैक्शन का जो भी रिटर्न प्रूफ होएगा वो उस बिल, उस कैश मेमो के थ्रू ही होएगा, बिकॉज अदरवाइज नो वन नोज कि उसने वो प्रोडक्ट कहाँ से लिया है. सो इफ़ ही इज़ हैविंग अ कैश मेमो और ही इज़ हैविंग अ बिल, देन इट विल बी ईजी कि वो एक वैलिड प्रूफ दे सके. देन डिस्करेज अनफेयर प्रैक्टिसेस. उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी डीलिंग में, एंड अगर कोई भी डीलर ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए एंड रिपोर्ट करना चाहिए, कंप्लेंट फाइल इसके अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहिए. देन फाइलिंग अ कंप्लेंट इन केस ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रोडक्ट, वेदर चाहे वो प्रोडक्ट बहुत छोटे अमाउंट का था, 10 और 20 रुपीज़ का था, बट स्टिल 10 और 20 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट लाइक ऐसी अमाउंट थी जो उसको इतनी मैटर नहीं कर रही थी, प्रोडक्ट चाहे अच्छा नहीं था, स्टिल उसको डेफिनेटली कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होएगा कि वो पर्टिकुलर शॉपकीपर जो भी है वो बाकी कंज्यूमर्स के साथ नहीं करेगा ये रिपीट. एंड सेकेंडली ही शुड टेक एडवांटेज ऑफ द राइट्स अवेलेबल टू हिम. तो उसको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फॉल्ट है. देन इज़ एजुकेट अदर कस्टमर्स. उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो बाकी के कस्टमर्स हैं उनको भी वो एजुकेट करे. अगर कोई पर्टिकुलर डीलर या मैन्युफैक्चरर नहीं एफिशिएंटली कुछ माल प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो बाकियों को एजुकेट करे एंड उनको उनकी राइट से अवेयर करवाए कि दीज राइट्स आर अवेलेबल टू देम, एंड उनको प्रोडक्ट को बाय करने से पहले प्रॉपरली प्रोडक्ट को चेक करना है. देन लास्ट इज डोंट पोल्यूट द इन्वायरमेंट. दिस मीन्स कि जो भी वेस्ट वगैरह है प्रोडक्ट को बाय करने के बाद या कुछ भी, वो उनको इन्वायरमेंट में नहीं थ्रो करना चाहिए एंड अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर दैट ही हैज़ टू टेक केयर. Next topic is redressal agencies under the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act was implemented in 1986 और उसके अंडर कुछ redressal agencies थी. जब भी कोई कंज्यूमर को कंप्लेंट फाइल करनी है तो उस कंज्यूमर को कौन सी एजेंसी के पास जाना है, ये सब कुछ इस एक्ट में मेंशन था. सो देयर वाज 3-tier सिस्टम. 3-tier मीन्स 3 लेवल्स थे जहाँ पे कंज्यूमर अपनी वैल्यू ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट कर सकता था. फर्स्ट वॉज डिस्ट्रिक्ट फोरम, second was state commission and third was national commission. So we'll study about them. सबसे पहले on the basis on the number of members. In district forum there will be one president and 2 members will be there and 1 should be women. उन 2 मेंबर्स में से एक जो है वो विमेन रहेगी, 2 मेंबर्स होंगे एंड 1 विल बी प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. इन केस ऑफ स्टेट कमीशन देयर विल बी 1 प्रेसिडेंट, मिनिमम 2 मेंबर, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होना इज कंपल्शन एंड 1 मस्ट बी विमेन. एंड इन केस ऑफ नेशनल कमीशन देयर विल बी 4 मेंबर्स, 1 प्रेसिडेंट, minimum 4 members, and among that 4 members, minimum 4 members, 1 must be women. So these are the number of members for a particular agency कि उस एजेंसी में कितने members होंगे. Then next is monetary territory. Monetary territory. मॉनिटरी टेरिटरी वी कैन से कि मनी अमाउंट कितना इन्वॉल्व होना चाहिए. सो इफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख, तो पर्सन विल गो एंड फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम. अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कंपनसेशन का अमाउंट 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, इट इज़
less than 20 lakh, so in that case he or she will go to district forum. And in case value of goods in question and compensation is more than 20 lakh but it is less than 1 crore, 20 lakh से ज़्यादा है but it is less than 1 crore, so he will file complaint in state commission. And if the amount exceeds 1 crore, then he will go and file the complaint in national commission. Then next is appointment of members. Third basis is appointment of members. In district forum, appointment is made by state government. State commission also appointment is made by state government. And in case of national commission, जो members की appointment होती है वो central government उनको appoint करता है members को. Then last is parties if not satisfied. Last basis of difference is parties if they are not satisfied with the decision of for their complaint that they have filed. Suppose अगर district forum में party is not satisfied with the decision, so within the next 30 days they can go to high level courts. Similarly in state commission also they can go to next higher court within 30 days of the judgment. 30 days के अंदर जो previous decision आया था within 30 days वो next higher court में जाके again complaint file कर सकते हैं. But in case of national commission only original complaints जो हैं जिनका amount 1 करोड़ से exceed करता है वही supreme court में जाके complaint file कर सकते हैं. That means अगर कोई complaints पिछले court से आई हैं या lower level court से आई हैं मतलब किसी और district forum या state commission से आई हैं या जिनकी amount value कम है 1 करोड़ से वो complaints जो हैं वो within 30 days नहीं कर सकती हैं supreme court में अगर if they are not satisfied with the decision of national commission. So this was about redressal, 3 trade redressal agency that has been provided by the government. Next topic is who can file a complaint. Complaint कौन file कर सकता है? Any consumer, कोई भी consumer और कोई भी registered consumer association complaint file कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिकॉज इफ़ दे आर बाइंग फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चर फॉर दी कंट्री एनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड वो नहीं प्रॉपरली वर्क कर रही है या श्योर उनमें डेफिशिएंसी है तो दे कैन कंप्लेंट अबाउट देम. वन और मोर कंज्यूमर कैन कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स. सपोज सभी कंज्यूमर्स को एक पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो 1 या 2 कंज्यूमर्स उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट में जाके. और एनी लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर. कोई भी कंज्यूमर है जिसको कंज्यूम करने से उस गुड को इतना ज़्यादा हार्म हो गया है कि इधर वो उसकी डेथ होगी और ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन तो उसका लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव भी उसके बेसिस पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है. सो नेक्स्ट इज अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है? फर्स्टली वी हैव कवर्ड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. Next we will cover against whom the complaint can be filed. Against the seller, the manufacturer or dealer of the products of the deficient products और defective products. जो भी उन defective products को sell कर रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा है या डील कर रहा है उसके अगेंस्ट फाइल जो है कंप्लेंट जो है वो फाइल होएगी. एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट से क्या मीनिंग है? दैट मीन्स एनी फॉल्ट, any imperfection or any shortcoming that is there in product in terms of quality and purity of product. क्वालिटी नहीं अच्छी है या फिर प्योरली उसको बोला हुआ था कि ये 22 कैरेट गोल्ड है इसमें बट एक्चुअली में नहीं है. सो दीज थिंग्स दैट मीन्स कि यहाँ पे डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होएगी. Similarly, in case of services, the provider of services where the services are deficient, उस केस में हम उस प्रोवाइडर के सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सो डेफिशिएंसी किस पर्सपेक्टिव में हो सकती है? एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी इन नेचर, मैनर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस. कि किस मैनर में वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन या शॉर्टकमिंग है तो उसके लिए हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. Then procedure to file a complaint. Very important procedure to file a complaint when you will write about national commission, state commission and district forum. So in case it comes in 3 or 4 marks then you have to mention there procedure to file a complaint. It will be same for all the 3 redressal agencies, only the name has to be changed.
Firstly, first step will be the party has to file a complaint in a particular court. Suppose अगर value of goods 20 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम तो स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, द पार्टी हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कंज्यूमिंग यूजिंग दैट गुड्स और सर्विसेज दे हैव टू फाइल अ कंप्लेंट इन द पर्टिकुलर कोर्ट. Second step, on receiving the complaint, the court shall refer the complaint to the party against whom complaint is filed. जिस पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है, रिस्पेक्टिव कोर्ट को उस पार्टी को कंप्लेंट को रेफर करना है. दैट मीन्स उनको इन्फॉर्म करना है कि उनके अगेंस्ट ये स्टेप लिया गया है, ये कंप्लेंट फाइल की गई है. थर्डली, इफ़ रिक्वायर्ड, जो कोर्ट है वो गुड्स और सैंपल ऑफ द गुड्स को सेंड करेगा लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए कि वेदर सच में इन पर्टिकुलर गुड्स जो उस पर्सन ने कंज्यूम किया है इनमें कोई फॉल्ट था, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट और क्वालिटी वाइज कोई फॉल्ट था या नहीं. देन नेक्स्ट स्टेप इज द पर्टिकुलर कोर्ट, जो भी रिस्पेक्टिव कोर्ट है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, दे शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर हेयरिंग टू बोथ द पार्टीज, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है उनको हेयर करने के बाद एंड रिपोर्ट्स देख के, जो भी टेस्ट हुआ था लेबोरेटरी में उसकी रिपोर्ट्स देख के एक्चुअली में अगर उनमें फॉल्ट था तो वो अपना जो भी डिसीजन है वो अपना दे विल टेक देयर डिसीजन आफ्टर हेयरिंग द पार्टी अगेंस्ट whom complaint has been filed and checking the results of the test that has been conducted. Lastly, if the aggrieved party, that means जो party diseased affected है वो नहीं satisfied है उस particular court के decision से, they can go to next higher level authorities within 30 days of the decision given by the respective court. So this was the procedure to file a complaint. Now next we will cover reliefs that are available to the diseased party or to the consumers who have been affected by consuming that goods or services. Firstly, फर्स्ट रिलीफ मीन्स कि क्या मेजर्स हैं जो मैन्युफैक्चर है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई थी, तो क्या मेजर्स है उनको अब फॉलो करने पड़ेंगे, किस वे में वो रिलीफ दे सकते हैं अफेक्टेड पार्टी को. फर्स्टली, दे कैन बी आस्क्ड टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और सर्विसेज. जो भी कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट है अगर पॉसिबल है उसको रिमूव करना है गुड्स एंड सर्विसेज में तो दे हैव टू रिमूव दैट. और दे कैन बी आस्क्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स. डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस करके उनको न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करना. और दे कैन बी आस्क्ड टू रिफंड द प्राइस. अगर ना तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं ना ही डिफेक्ट रिमूव कर सकते हैं तो कोर्ट कैन आस्क to refund the price that a affected party has paid for particular product or service. Then next relief measure can be to pay a reasonable amount of compensation. रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मीन्स जो भी उसको लॉसेज हुए हैं, जो उसने प्रोडक्ट को बाय किया उसके साथ जो भी उसको कोई लॉसेज हुए हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, लाइक इफ़ ही वाज यूजिंग माइक्रोवेव एंड इट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो उससे उसके बाकी फर्नीचर पे भी डैमेज हुआ है उस एक्सप्लोजन से, तो वो जो भी कंपनसेशन है जो भी कोर्ट डिसाइड करती है दे हैव टू गिव दैट कंपनसेशन ऑल्सो टू दैट एग्रीव पार्टी. रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए जितना भी लॉस सफ़र किया है एग्रीव पार्टी ने. देन इज टू डिसकंटिन्यू अनफेयर अनट्रेड practices. Court will ask the party against whom complaint has been filed to discontinue with this unfair practices that are malpractices and not good for the consumers. Then court will ask them not to offer hazardous goods that are not safe for the health of the consumers. To withdraw any hazardous goods from sale. If they are already selling any hazardous goods then they should withdraw them. To pay adequate cost to appropriate party. जिन जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं एंड जो भी कॉस्ट है लाइक कंप्लेंट कॉस्ट जो भी हुई है पार्टी की जिसने कंप्लेंट फाइल की है, तो जो भी एडिक्वेट अमाउंट है जो कोर्ट डिसाइड करे कि दे हैव टू pay them. To issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement. अगर कोई एडवर्टिजमेंट रन कर रही थी एंड दैट वाज मिसलीडिंग तो उनको करेक्टिव स्टेटमेंट इशू करनी है अपनी उस एडवर्टिजमेंट को लेके एंड एक ट्रू फेयर एडवर्टिजमेंट रन करनी है. So now we have covered the reliefs that are available to the aggrieved party that the court will decide कि which relief have to be given and क्या जिस पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है उनको क्या एक्शन लेना है.
नेक्स्ट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज। जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, जो अब तक हमने कवर किया, रिड्रेसल एजेंसीज, कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर, ऑल दिस कम्स अंडर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्ले देयर रोल इन वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स इन प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट ऑल दीज माल प्रैक्टिसेस दैट आर हैपनिंग, ऑल दीज exploitations that manufacturers or dealers are doing. So there are various NGOs and consumer organizations like Consumer Coordination Council in Delhi, Consumer Education and Research Center in Ahmedabad, Consumer Protection Society in Ahmedabad. So in different states there are various cells for protecting the consumers. There are various organizations, non-government organizations. Now the last topic of this chapter is that consumer organization and what role these NGOs are playing in protecting the consumer rights, how they are protecting the consumer against the any sort of or any kind of exploitation. Firstly, they are educating the general public about consumer rights that are available to them. The 6 rights that we have studied, all the rights that are available to them. तो जो ये NGOs होते हैं, ये consumers को उन rights के बारे में educate करते हैं. Then next is they are publishing periodicals and other publications to impart knowledge. Periodical means कि जो भी reliefs वगैरह उनको available है, किस कोर्ट में उनको जाना है कंप्लेंट करने, ये सब कुछ वो पब्लिश करते हैं periodicals में. शॉर्ट जर्नल्स होते हैं जिसके थ्रू जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपने राइट्स को लेके एंड किस कोर्ट में उनको कंप्लेंट फाइल करनी है एंड क्या रिलीफ मेजर्स उनके पास अवेलेबल होंगे, तो वो ये पीरियोडिकल्स पब्लिश करते हैं. नेक्स्ट इज दे आर कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. कंपैरेटिव टेस्टिंग मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वो टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में, चेक करते हैं डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ को चेक करते हैं. डिफरेंट ब्रांड्स जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि दिस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड ऑल, तो वो क्वालिटी को एक्चुअली में वो टेस्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट दे पब्लिश दीज टेस्ट, जो भी ये रिजल्ट्स निकलते हैं वो इनको पब्लिश करते हैं ताकि नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है वो अवेयर हो कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से मीट कर रहा था या नहीं कर रहा था. देन नेक्स्ट इज दे एनकरेज कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन दी प्रोडक्ट और सर्विस. दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट और सर्विस में स्मॉल डिफेक्ट भी है और जो प्रोडक्ट सर्विस का अमाउंट है वो इतना बड़ा नहीं है, स्टिल दे मोटिवेट देम टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट, सो दैट फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना हो. देन इज दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स. जो भी उनको कंप्लेंट फाइल करने में लीगल असिस्टेंस चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कंप्लेंट फाइल करने में. देन दे समटाइम्स दे ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं तो उनके बिहाफ पे ये कंप्लेंट फाइल करते हैं. देन लास्टली इज they are taking initiatives in filing complaints in various consumer courts. जो भी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, लाइक इफ दे आर सेइंग कि एनी मैन्युफैक्चरर इज डूइंग माल प्रैक्टिसेस और सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग हिज सर्विसेज एफिशिएंटली, तो वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो फर्दर जाके कोर्ट्स में, रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में जाके कंप्लेन करें उस मैन्युफैक्चर के रिलेटेड. So we have covered this chapter in which we have studied about who is consumer, क्या उसके पास rights हैं, क्यों consumer protection होनी चाहिए, what are the relief measures available to them, क्या उनकी responsibilities हैं, कौन सी redressal agencies हैं, and इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में. सो वी आर डन विद द लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो take care. Bye students.